कल वो FLT4 डिस्कस करेंगे हम इवनिंग में 7 PM। और 2:15 पे ग्रुप थ्योरी के प्रीवियस ईयर। ठीक है, 2:15 पे। ओके मैम। परसों हम आगे करेंगे। तो अब देखते हैं आगे हम बढ़िया बढ़िया बातें देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। कल के लेक्चर में कोई डाउट इसकी? नहीं नहीं, इजी लग रहा है। अभी मैं वो कर देती हूँ इसके, आज ही इसके असाइनमेंट्स अपलोड कर देती हूँ। इकट्ठे हैं 4-5, तो आपको वो करनी है असाइनमेंट्स, करते रहना साथ साथ। किसका मैम? इसके ओडी के। ओके मैम। स्टार्ट करते हैं। अब आज देखते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अगर हम मान लें कि कोई भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप की, y डबल डैश डॉट डॉट डॉट, मतलब कितने भी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स नहीं होंगे, चलो यहाँ पे वाई एन लिख देते हैं। इसको बोलेंगे बी द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, और साथ में मैं MD राय सिंघानिया के भी कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उसका PDF भी मुझे अपलोड करना है। चलो उसका PDF मैं कल तक अपलोड कर दूंगी, और उसमें से भी साथ साथ बताती रहूंगी कि क्या क्या प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, तो अगर ये nth ऑर्डर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके डेरिवेटिव्स जो है, इनकी डिग्री क्या हो जाए, डिग्री इनकी 1 हो जाए। समझ में आ रही है बात? डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब उनकी पावर में, जैसे d2y/dx2 है, तो इनकी पावर में 1 होना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, इनकी पावर में 1 होना चाहिए, 2 3 4 ये सब नहीं होना चाहिए पावर में। अभी जब एग्जांपल दूंगी तब समझ में आएगा। तो ऑर्डर डिग्री का देखो, आपको यूज भी समझ में आ रहा होगा। हम ऑर्डर डिग्री पढ़े जा रहे थे, पर हमें ये नहीं पता था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब हमें पता चला कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने में डिग्री का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, और ऑर्डर तो इन जनरल बहुत काम आता ही है, हमें पता चल जाता है उससे कितने ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ऐसे क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को। और हर एक ऑर्डर, हर एक डिग्री को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, लीनियर नॉन लीनियर, हर एक के लिए कुछ अलग अलग वेज होते हैं। तो इसलिए ऑर्डर और डिग्री को पहले पहचाना जाता है, और फिर उसके हिसाब से अलग अलग मेथड जो बनाए गए हैं उसको पढ़ा जाता है। इतनी डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई। और देयर डज नॉट एग्जिस्ट, एक बात और है, एनी टर्म containing product of dependent variable and its derivatives। या अगर मैं जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखती है। एक पॉलिनोमियल इन इसके डेरिवेटिव्स में एक पॉलिनोमियल बनती है, यानी कि कैसे, जैसे इस तरीके से a नॉट एक्स वाई
प्लस a1x, ये x के कोई भी फंक्शंस हैं, a0x, a1x y, a1x y डैश प्लस a2x y डबल डैश प्लस a3x y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन a(x) y's nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ और इस पे पूछती हूँ कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपसे अगर मैं बताना चाहूँ, कोई एग्जांपल देना चाहूँ, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल ये हो सकता है। ठीक है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे लीनियर है? इनके जो कोफिशिएंट्स है, पहली बात वो तो कांस्टेंट है, मतलब कोफिशिएंट्स x के फंक्शंस है, यानी मैं x ऐसे भी कर दूं अगर, इसको भी हम लीनियर बोलेंगे, साइन x y डबल डैश प्लस e रेज टू पावर x का स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू cos x इंटू वाई। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? देखो, क्या ये ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म की है? बस हम इतना चेक कर ले, हमें पता चल जाएगा कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। ऊपर वाली में y या y डैश इन सब के साथ x के फंक्शंस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, y के फंक्शंस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे। और इनकी पावर्स में 1 होना चाहिए। जैसे y डैश है तो y डैश की पावर है 1, y है तो y की पावर में है 1, y डबल डैश है तो इसकी पावर है 1, मतलब डिग्री इनकी 1 होनी चाहिए। और ये जो है x के फंक्शंस होने चाहिए। इसको हम a2x बोल सकते हैं, इसको हम a1x बोल सकते हैं, और इसको हम ये इधर आएगा तो हम माइनस a1 a0x बोल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? नेटवर्क तो नहीं लॉस्ट हो गया? ठीक, नो मैम, समझ में आया। ठीक है, अब आप लोग बताओ मुझे, कुछ समझ में आ गया? तो ये बताओ कि इनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस लीनियर होंगी? फर्स्ट नॉन लीनियर है, सेकंड भी नॉन लीनियर, सेकंड भी, थर्ड लीनियर, फोर्थ नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। तो देखो क्या था इनमें, सबसे पहले तो जो थी इसमें क्या प्रॉब्लम थी, वो नॉन लीनियर क्यों हुई? क्योंकि y की डिग्री यहाँ पे 2 थी, इस वजह से प्रॉब्लम आई, तो ये नॉन लीनियर हो गई। सेकंड में यहाँ पे मॉड y है, देखो पॉलिनोमियल इन y और y डैश बननी चाहिए सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, इन सब की डिग्री 1 होनी चाहिए, y और y डैश की पावर्स में 1 होना चाहिए। ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन जब हम इस पॉलिनोमियल से इसको कंपेयर करते हैं a0x y प्लस a1x y डैश, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इसकी कि एक पॉलिनोमियल इन y एंड y डैश नहीं है, y और उसके डेरिवेटिव में एक पॉलिनोमियल बननी चाहिए थी, तो ये नॉन लीनियर है। नेक्स्ट में हमने देखा y डैश y प्लस y डैश, यहाँ तक तो ठीक काम चल रहा है। फिर x स्क्वायर है, फिर x इंटू वाई है। अब यहाँ प्रोडक्ट है, कहा गया था कि प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए y और उसके डेरिवेटिव्स के बीच में, पर यहाँ x का फंक्शन है, इसको आप a1x नाम दे सकते हो, उसके साथ y मल्टीप्लाइड है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट में भी प्रॉब्लम कहाँ पे आई, किसकी वजह से प्रॉब्लम आई इसमें? नॉन लीनियर बोला आपने,
यहाँ पे तो मॉड की वजह से आई है। इस फोर्थ वाले में किसकी वजह से प्रॉब्लम आई? कॉस ऑफ वाई। मतलब वाई वाला जो Cos की वजह फंक्शन, से। हाँ वाई वाला जो फंक्शन है वो कॉस में है, तो इसकी वजह से उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है कॉस वाली वाई की। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं बन पाया वो वाई में। तो नॉन लीनियर और लीनियर को अब आप पहचान लोगे मुझे लगता है। ठीक है, वैसे लीनियर फंक्शन के बारे में मैंने लिखा हुआ है। लीनियर फंक्शन, एक सेकेंड रुको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लीनियर फंक्शंस की बात की जाती है, लीनियर फंक्शंस की बात। लीनियर फंक्शन की तीन तरह की डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले अगर हम एनालिटिक ज्योमेट्री की बात करें तो इसके अंदर लीनियर फंक्शंस कैसे होते हैं? इनके अंदर लीनियर फंक्शंस बोला जाता है इस टाइप के फंक्शंस को, ax प्लस b टाइप के, where a and b belongs to real number। जैसे कि मॉड y है, अब मॉड y a and b आर कांस्टेंट। ठीक है, मॉड y को आप कैसे ओपन कर सकते हो? y for y greater than equal to 0 and minus y for y less than equal to 0। तो y greater than equal to 0 के लिए ये जो वैल्यू आएगी आएगी y, यानी आप इसको कैसे लिख पाओगे? a y प्लस b टाइप का है ना ये y, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर y लेस देन इक्वल टू 0 की बात की जाए तो ये a y प्लस b टाइप का है तो सही, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 0 है। क्या ये बात समझ में आ रही? दो अलग अलग केसेस में a और b जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब a और b फिक्स नहीं आए, और a और b की फिक्स नहीं की वजह से 0 की जगह -y होगा ना? 0 की जगह, अच्छा a अच्छा, y प्लस b। हाँ हाँ हाँ, मैं कंपेयर कर रही थी इनको। ठीक है, तो फिक्स कांस्टेंट्स आने चाहिए थे। लीनियर की डेफिनेशन क्या कहती है एनालिटिक ज्योमेट्री में? ax प्लस b टाइप का फंक्शन आना चाहिए जहाँ पे 1 और -1, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट्स क्या हो गए, a और a ऊपर अलग आ रहा है, नीचे अलग आ रहा है, तो फिक्स कांस्टेंट्स नहीं मिले, इस वजह से ही लीनियर फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लीनियर फंक्शंस अगर आप ग्राफिकली देखोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो उसमें आप लीनियर फंक्शंस किसको बोलते हो? उसके अंदर लीनियर फंक्शंस भी उन्हीं को बोला जाता है स्ट्रेट लाइंस को, y इज इक्वल टू ax प्लस b टाइप की स्ट्रेट लाइंस। बात एक ही है ऊपर नीचे, बस यहाँ पे हम ग्राफिकली स्ट्रेट लाइंस को, कोई भी इस टाइप की स्ट्रेट लाइन होती है उनको लीनियर फंक्शंस बोलते हैं। तो अब अगर इससे भी कंपेयर करोगे आप तो भी मॉड y के साथ प्रॉब्लम है। यहाँ पे a और b फिक्स नंबर्स मिलते हैं। क्या मॉड y का ग्राफ अगर हम देखें, मॉड y का ग्राफ देखें, इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन का इस टाइप का आना चाहिए, और मॉड y का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इसलिए मॉड y स्ट्रेट वो फंक्शन नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, लीनियर फंक्शन नहीं है। लेकिन लीनियर अलजेब्रा में थोड़ी सी अलग है ये डेफिनेशन। लीनियर अलजेब्रा में लीनियर फंक्शंस किनको बोलते हैं हम? इस टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं ना, y इज इक्वल टू ax टाइप के फंक्शंस। वहां पे अगर ax प्लस b आ जाता है तो ये लीनियर फंक्शन नहीं कहलाता, आपको याद होगा, जहाँ पे b नॉन जीरो हो तो ये नॉन लीनियर हो जाता है। लीनियर होने के लिए फंक्शन को y इज इक्वल टू ax टाइप का होना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे ये फिक्स कांस्टेंट हो। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा में हल्की सी डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वो बी नहीं आ पाता उसके अंदर, बाकी डेफिनेशन सेम है। तो
अगर लीनियर अलजेब्रा से भी आप करोगे, वैसे हम लीनियर अलजेब्रा की डेफिनेशन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हमारे लिए लीनियर यही है जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम और एनालिटिक ज्योमेट्री वाले देख रहे हैं, यहाँ पे लीनियर यही वाला यूज होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो इसको लीनियर फंक्शन बोला जाएगा। तो बस ये कुछ डेफिनेशंस थी अलग अलग फील्ड्स के हिसाब से, वो आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन देती हूँ आपको। लेट एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका nth ऑर्डर है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन इसमें से क्या स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? इफ डिग्री ऑफ f इज इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ f मतलब ये जो इक्वेशन है f इज इक्वल टू 0, इसकी डिग्री, इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, देन f इज लीनियर। If f is equal to 0 is linear, then degree of this equation is 1. If degree of this equation is greater than 1, then f is non-linear. If f is 0, f0, if this equation is non-linear, then degree of is greater than, देखो मैम बी और सी। B और C। यस मैम, बी और सी। यस मैम। तो A और D के लिए क्या काउंटर है? If degree is 1 then f is linear. मैम वहाँ पे y की गुणा में कर दो, मतलब किसी मतलब nth जो डेरिवेटिव है उसमें y मल्टीप्लाई कर दो मैम। ये ठीक है? यस मैम, बहुत ठीक है। ठीक है ना? तो इसकी डिग्री तो 1 है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कह रखा है 1 है, तो क्या लीनियर होगी? नहीं। ये तो सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन है कि डिग्री 1 हो जाए तो होनी चाहिए लीनियर होने के लिए, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो ये क्या नेसेसरी कंडीशन कंप्लीट होने से लीनियर हो जाएगी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हमारे पास एग्जांपल है। फोर्थ पे क्या रखा है? अच्छा, थर्ड सेकंड पे आते हैं पहले। इफ f इज लीनियर देन डिग्री इज 1। यस, अगर लीनियर हो जाएगा तो हमें पता है ये नेसेसरी कंडीशन है, तो डिग्री 1 होगी। और अगर डिग्री ग्रेटर देन 1 हो गई, ये ऊपर वाले का कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया उसी डेफिनेशन का, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ में अगर क्या रखा है कि अगर f नॉन लीनियर है देन डिग्री इज ग्रेटर देन 1। नॉन लीनियर की डिग्री क्या 1 से बड़ी ही होगी? ऊपर वाला एग्जांपल ही काम आ जाएगा यहाँ पे, y into dy by dx is equal to this। ठीक है, चलो क्लैरिटी मिल गई आपको एग्जांपल करके। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन होता क्या है? पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखो। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से ले लेते हैं। the nth order linear differential equation, sorry linear नहीं differential,
इक्वेशन है डिफाइंड ऑन डी। देन किसी फाई फंक्शन को इसका सॉल्यूशन कब बोलेंगे? दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक पहली कंडीशन तो ये है कि फाई एक्स, फाई डैश एक्स, फाई डबल डैश एक्स, फाइज nth डेरिवेटिव एट एक्स, ये सब एग्जिस्ट करने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है ये जो फाई है ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। सॉल्यूशन क्या करे? सबसे पहले चीज तो आपके दिमाग में यही आती है कि सॉल्यूशन सेटिस्फाई करे। हाँ, तो वो सेकंड कंडीशन में बोला गया कि सॉल्यूशन तभी बनेगा जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसके डेरिवेटिव्स भी तो एग्जिस्ट करने चाहिए एन ऑर्डर के, तभी तो हम इक्वेशन में पुट कर पाएंगे उसको। तो ये दो कंडीशन है जो कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करके सॉल्यूशन बन सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया ये, ठीक है। जैसे आपका जॉब का फॉर्म भरा हो उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आप थोड़े बहुत नंबरों से पास होने चाहिए, 60% आपको मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है फंक्शन बनने के लिए। अब कोई इक्वेशन देखते हैं और एक सिंपल सा तरीका देखते हैं सॉल्यूशन निकालने का, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। इसको मैं थ्रू आउट थोड़ा 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 कराती रहूंगी, बाकी जो मेन मेथड्स हैं वो मैं आगे कराऊंगी। अभी मैं बस हल्का सा एक टच दे रही हूँ वेरिएबल सेपरेबल का, जो आपको आप पता ही है, आता होगा। आता है कि नहीं आता? सबने ओडी पढ़ी हुई होगी। आता है। आता है मैम। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं करा रही हूँ, मुझे पता है आपको आता है, तो मैं क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। x dy minus y dx is equal to 0. This is your equation and you have to find the solution of this equation. तो अब क्या करें? अब हम एक तरीका जानते हैं जो ऐसी आसान सी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खासकर उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो मैं वही तरीका यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जो जो x वाली टर्म्स है उनको एक तरफ ले लो, y वाली टर्म्स है उनको एक तरफ ले लो, और दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। यही तरीका होता है, तो हम वही अप्लाई करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, dy को इधर रहने देते हैं। जब x dy और ये y dx उधर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब dy ये y नीचे आएगा इसके तो dy by y हो जाएगा, और जब ये x उधर जाएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा। अब d है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हम कर सकते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलेगा? इधर तो ln y मिल जाएगा, इधर ln x मिल जाएगा, और प्लस सम कांस्टेंट मिलेगा, तो उस कांस्टेंट को भी आप ln टाइप का ले सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू सी एक्स, है कि नहीं? जब आप कंपेयर करोगे तो ये ln सी एक्स बन जाएगा। अब ये कांस्टेंट चाहे आप ln सी टाइप कर लो चाहे सिंपल सी टाइप कर लो, ये ln इसलिए ले लिया जाता है क्योंकि सारा काम ln पे चल रहा है, तो इसको भी ln ले लेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो ये इसके सॉल्यूशन सेट बनेंगे। ये है क्या? सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन। और भी कुछ खास है इन स्ट्रेट लाइंस में? पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, स्ट्रेट पासिंग थ्रू। लाइंस। पेयर नहीं, पेयर नहीं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मैंने पेयर लिख रखा है नोट्स में। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, आप जितने भी एग्जांपल आगे देखोगे ना, अब जब भी सॉल्यूशन निकालते हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें कोई कंडीशन प्रोवाइडेड नहीं होती, कंडीशन से क्या मतलब है मेरा? कंडीशन से मेरा मतलब है अगर साथ में ही कंडीशन दे दी जाती y1 इज इक्वल टू 0, तो अब हम इसमें y1 इज इक्वल टू 0 ही कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से यही वाली ठीक रहेगी। y1 इज इक्वल टू 0, जब x को 1 पुट करेंगे और y को 0, 0 इज इक्वल टू c इंटू 1,
तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाती 0। तो इसका मतलब y is equal to 0 would have been the only solution, the solution would have been unique। लेकिन अभी यहाँ पे जो सॉल्यूशन आई है फैमिली आई है। फैमिली का मतलब यहाँ पे c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c बिलोंग्स टू r। तो अगर पहले और बाद में कंपैरिजन किया जाए कि विदाउट कंडीशन जो सॉल्यूशंस आए थे वो कितने आए थे, एक फैमिली आई थी, यानी अनकाउंटेबल सॉल्यूशन आए थे, है कि नहीं? यस मैम। ये ऑब्जर्वेशन अभी साथ साथ लेके चलना होगा कि ये चीजें बड़ी काम आएंगी आगे, जो मैं आगे कंसेप्ट बताऊंगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब हम उसको इंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने में इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम इंटीग्रेशन वाले मेथड से नहीं भी करेंगे तो भी जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये जो सॉल्यूशंस आएंगे सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन के विदाउट कंडीशन, ये आने वाले अनकाउंटेबल सॉल्यूशंस, यानी एक फैमिली मिलने वाली है। और अगर इसके साथ में कोई कंडीशन इम्पोज कर दी जाए तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रिड्यूस हो सकते हैं। हो सकता है ये इनफाइनाइट ही रहे, हो सकता है ये नो सॉल्यूशन भी आ जाए। नो सॉल्यूशन का केस कहने का क्या मतलब है? नो सॉल्यूशन से मेरा ये इस केस में तो आ गया यूनिक, समझ गए आप लोग कि एक चलो यूनिक आ रहा है। अगर कंडीशन हो जाती इस टाइप की, अब इस कंडीशन को जरा नीचे अप्लाई करके देखो, y0 इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे हम y0 इज इक्वल टू, इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ अपलोड करने में अब कोई दिक्कत नहीं है। सुबह वाली क्लास का मैंने पीडीएफ कर दिया अपलोड, मतलब लाइव लेक्चर नोट वाला, कि आपको बीच में कुछ देखना वतना तो ये पीडीएफ में सारे अपलोड कर दिया करूंगी अगर लाइव लेक्चर नोट के आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो y0 इज इक्वल टू 1 कंडीशन अप्लाई करके देखो क्या सॉल्यूशन बन रहा है। यस, 0 इक्वल टू 1 है। 0 इज इक्वल टू 1 ये कंडीशन आ रही होगी, इसका मतलब क्या हुआ? नो सॉल्यूशन। एक ऐसी चीज आ गई जो इम्पॉसिबल है, इक्वेशन के साथ ही कंडीशन लगाने पर एक ऐसी चीज आ गई जो इम्पॉसिबल है, तो नो सॉल्यूशन का केस है ये। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और खासकर जब आप कंडीशंस अप्लाई करते हो तभी ये प्रॉब्लम आती है। मैं तीसरा केस भी आपको दिखाती हूँ, y0 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो और निकालो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं इसमें? जब आप y0 इज इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो 0 इज इक्वल टू c इंटू 0 आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया होगा। तो आपको ये समझ में आया कि इस कंडीशन से तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। पहले भी हमारे y इज इक्वल टू c एक सॉल्यूशन आ रहे थे और अब भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, c की तो वैल्यू ही नहीं निकली। ठीक है, तो इस केस में कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट। तो क्या हमने तीनों केस इनफाइनाइट। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि दो सॉल्यूशन आ जाए किसी इक्वेशन के, ये वैसे लीनियर अलजेब्रा वाला काम है यहाँ पे कि सॉल्यूशन आएंगे तो इनफाइनाइट आएंगे या यूनिक आएगा। तो हमने यूनिक का केस भी देख लिया जो हमने सबसे पहले देखा था। मैंने बताया कंडीशन जरा मरा चेंज कर दो तो नो सॉल्यूशन भी हो जाएगा, और थोड़ी बहुत और चेंज कर दो तो इनफाइनाइट भी हो जाएगा। इन तीन कंडीशंस में इतना फर्क आ गया कि यहाँ से नो सॉल्यूशन और यहीं से इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आपको मिल गए। तो ये चीज़ें आगे करवाने वाली हैं पर मैंने अभी करा दी हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है।
तो सॉल्यूशंस की थ्योरी हमें ज्यादा समझनी है बजाय कि क्वेश्चंस के। क्वेश्चन करना बहुत आसान है, सॉल्यूशन निकालना आसान काम है, थ्योरी समझना थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अलग काम है। जो आज तक हम कर रहे हैं ज्यादा सॉल्यूशन बेस्ड काम कर रहे हैं, पर जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैम, नेट, गेट, ये थोड़े थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस आपसे जानना चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट कैसा है कोटली में। तो आगे देखते हैं। तो ये तो मैंने बताया है कि सॉल्यूशन आएगा अगर बिना कंडीशन के जो इक्वेशन है उसमें सॉल्यूशन आएगा तो फैमिली आएगी, फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस, फैमिली ऑफ कर्व्स आएंगे। यूनिक सॉल्यूशन कब आ सकता है? जब कंडीशन इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन हो। बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन भी हम देखेंगे क्या होती है। ठीक है, अब एक और बात है यहाँ से जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे जो हमारी इक्वेशन थी मैं उसको दोबारा एक बार लिखती हूँ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ, y इज इक्वल टू सी एक्स में कौन कौन सी लाइंस आएंगी उनको एक बार ड्रॉ कर लो। पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसी लाइंस होती है? कुछ ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, ऐसी होंगी। ओरिजिन से पास करने वाली जितनी लाइंस है सब इसका सॉल्यूशन बन जाएंगे ना। y इज इक्वल टू 0 भी इसका Yes, sir. सॉल्यूशन बनेगा, है ना, क्योंकि जब आप y इज इक्वल टू सी एक्स में c को 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू 0 भी इसका सॉल्यूशन बनेगा। वैसे एक्चुअली इक्वेशन क्या बनती है, क्या लीनियर है या नॉन लीनियर? इसको थोड़ा सा सुंदर सा करके लिख लो, x dy इज इक्वल टू y dx। अपनी जनरल सी फॉर्म में ले आते हैं, जैसे x dy by dx इज इक्वल टू y। क्या लीनियर है या नॉन लीनियर? Linear. लीनियर। ठीक है, ये सब चीजें भी साथ साथ देखते रहा करो कि लीनियर आ रही है, नॉन लीनियर आ रही है। अच्छा, अगर हमारे पास हमसे कोई ये सवाल पूछेगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन सी कर्व्स चाहिए, कैसी कैसी कर्व्स चाहिए, तो सबसे पहले हमारा आंसर क्या होगा कि टू मेक अ डिफरेंशियल इक्वेशन we need a family of curves, we need a family of curves। एक मैं दो इक्वेशन लिखती हूँ आपके सामने, एक लिखते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और दूसरी, या फिर ऐसे लिख देती हूँ y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, दूसरी लिख देते हैं y इज इक्वल टू 2x। अब जब यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में आएगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो बनाएंगे कैसे। डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है डेरिवेटिव करके, जो भी कर्व्स दे रखे हैं उनके डेरिवेटिव करके। तो जब हम यहाँ से डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो वो कुछ इस प्रकार बनेगी। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने हमेशा ये देखा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। तो ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अब हमें इसको रिमूव करना होगा। आपने अपने कॉलेज के कोर्स में भी देखा होगा कि हमारे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है इसको रिमूव करना होता है हमें। तो उसको रिमूव करने के लिए हम इक्वेशन का ही यूज करते हैं और वहां से हम चलो इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि इसकी जो टर्म्स है, ये मतलब c की टर्म्स x और y में बचे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी y बाई एक्स स्क्वायर, प्रोवाइडेड x इज नॉन जीरो, कुछ ऐसा दे रखा होगा, तभी आप डिवाइड कर पाओगे। तो c इज इक्वल टू वाई बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ से निकल के आएगा क्या आपके पास 2y बाई एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे बनती है। क्या समझ में आ रहा है आपको कांस्टेंट रिमूव करके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो चलो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में हम कामयाब हो चुके हैं फर्स्ट केस में। अब दूसरे केस में अगर एक सिंपल सिंगल कर्व दे रखी होती y इज इक्वल टू 2x, कैसा ग्राफ होगा? आप कहोगे कि कुछ ऐसा होगा जी। इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? आप बनाना शुरू करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2,
अब आप कहोगे कि यहाँ तो आप कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही नहीं है तो हमें कुछ रिमूव नहीं करना। मैं कहूँगी हाँ ठीक है, बिल्कुल कुछ रिमूव नहीं करना। तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई? हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि बन गई है। ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऊपर वाली कर्व की, तो इसको इंटीग्रेट करके या सॉल्व करके ऊपर वाला सॉल्यूशन आना चाहिए। ऐसा ही यहाँ पे होना चाहिए। पहले यहाँ पे हम करके देखते हैं। निर्मल्य, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे हम करके देखते हैं। मैंने सारा वेरिएबल सेपरेबल कर लिया क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल इजीली हो रहा है, हमें दिख रहा है। dx by x 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा ln y इज इक्वल टू ln x, 2 ln x प्लस ln c लिख देती हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, मिल जाएगा ना? क्या मुझे डायरेक्ट, यस। हाँ, सॉल्यूशन मतलब कैलकुलेशन आप समझ गए। तो ये चीज हो जाएगी। अब अगर इसकी बात की जाए y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, तो ये तो अच्छी बात है। चलो, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था। ठीक है, Yes, ma'am. मतलब फैमिली ऑफ कर्व से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली और डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस हम फैमिली ऑफ कर्व पे आ गए। पर अगर इधर देखें हम, y इज इक्वल टू 2x, एक सिंगल कर्व है। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, वही अपना पुराना काम करते हैं। 2dx कांस्टेंट है, कहीं भी रख लो, चाहे यहाँ 1/2 करके ले आओ, चाहे उधर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, ये आ जाएगा। क्या ये ओरिजिनल फैमिली ऑफ कर्व्स है? मतलब ओरिजिनल कर्व के बराबर आ रहा है? नहीं, यहाँ तो नहीं। No, यहाँ तो एक परिवार आ गया। और ऊपर क्या है? ऊपर एक सिंगल कर्व है। ठीक है, ऊपर एक सिंगल आदमी है, नीचे तो एक परिवार आ गया, तो ये तो बराबर ही नहीं आए। तो इसका मतलब सिंगल कर्व एक जन खाने के लिए आना चाहता था, पर आ गया पूरा फैमिली। आ गया पूरा फैमिली। जैसे आपने रेंट पे किसी को कहा, किसी से एग्रीमेंट किया, आपके घर में एक कमरा था, तो कोई एक बंदा देखने आया आपके घर में कि अच्छा ये खाली है रूम रेंट पे, तो उसने कहा मैं आना चाहता हूँ। तो जब वो आया, आपने उसको आने के लिए दिया रूम, तो वो अपनी पूरी फैमिली लेके आ गया। तो अब आपके होश उड़ गए कि ये क्या, ये तो धोखा हो गया। तो वो वाली बात हो गई कि आप चले थे सिंगल लेके और आ गई पूरी फैमिली, लेकिन हम ओरिजिनल चीज पे तो पहुंच ही नहीं पाए। तो इसका मतलब क्या है कि सिंगल कर्व से फैमिली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना सकती। तो पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, वो क्या है? फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या है वो? रिपीट करो। family of curves. फैमिली चाहिए हमें कर्व्स की। कोई भी कर्व होगा, किसी भी टाइप का होगा, पर फैमिली होनी चाहिए। वो तो कर्व जैसा भी होगा उस पर डिपेंड करेगा। मैं आपको क्या बताऊं? हाँ, जैसे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप से बन सकती है। वैसा मत सोचो कि एक ही बनेगी। देखो कैसे, इस पे आते हैं। सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम। एम और सी यहाँ पे दोनों आर्बिट्रेरी हैं, ये याद रखना। एम और सी दोनों आर्बिट्रेरी हैं। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, चलो उसके बारे में बाद में बात करूंगी, पहले मैं इक्वेशन ही निकाल देती हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो, उसको बनाने के लिए एक कंडीशन है कि आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करने पड़ेंगे। यहाँ पे दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये अगर फिक्स होता, फिक्स कांस्टेंट होता, मान लो इस टाइप का होता 2x प्लस सी, फिक्स कांस्टेंट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने बोला है कि ये दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि जब ये फिक्स था, अभी ऊपर आना, बस और एक बार डेरिवेटिव कर दो. हाँ, अभी ऊपर आना, ऊपर यहाँ पे सिंगल कांस्टेंट था, इसलिए मैंने एक बार डेरिवेटिव किया और
हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, एक बार कांस्टेंट रिमूव करना आसान था। जब हमारे यहाँ पे mx प्लस सी है, दो कांस्टेंट है, तो अब इस m की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी x और y के टर्म्स में, पर वो तो निकलेगी ही नहीं ना, वो तो ये निकल के आएगी y माइनस सी बाय एक्स, तो ये तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इस वजह से दिक्कत आती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करके। तो ये है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऊपर वाली नहीं है। ठीक है, ओके मैम। वो कर रही है। इसको अगर मैम सॉल्यूशन निकाला जाए, हाँ बोलो। इसको अगर सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन अगर निकाला जाए तो मैम वो डी स्क्वायर माइनस वो उस टाइप से करेंगे। पी स्क्वायर माइनस किसका सॉल्यूशन निकाले? वो जो हमने पास मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया हाँ t2y हाँ dx2, मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि इसको करके वो आ रहा है। हाँ, बिल्कुल करो। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और उस साइड जीरो हाँ है, मैम। कांस्टेंट आ जाएगा। करते हैं करते हैं, इससे वापस आते हैं हम, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा y, और इधर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, तो हम पहुंच गए उस पर। हाँ मैम। ठीक है, तो इसीलिए फैमिली ऑफ कर्व जरूरी है। और दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने भी हैं, चाहे 20 25 50 है, सबको रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की आती है, ये बात ध्यान रखनी है हमें कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द कर्व। उसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आई ना, एक होता तो एक की आती। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की बात। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सवाल आपसे ही पूछा जा रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? Yes, ma'am. क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं, ये नहीं, No, ma'am. ये नो मैम। No, ma'am. ये है, ये नहीं है, क्यों? कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। हम्म, एक कंडीशन होती है जब डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया जा रहा है कि उसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ द अननोन फंक्शन होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन। यहाँ पे कोई फंक्शन अननोन है क्या? एक्स स्क्वायर है, 2x है, जो फंक्शन आपका अननोन होना चाहिए था उसको तो आपने नोन ही कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें पता करना है किस y का ये डेरिवेटिव है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बुनियाद है, जो उसकी नींव है, जो उसका बेस है, वो यही है कि हमें अननोन फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स लिखने होते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन बनानी होती है, और उसको सॉल्व करना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन की कई जगह एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइड एप्लीकेशंस है, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में,
और बहुत सारी फील्ड्स में डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशंस है। अगर कोई गेम तो तैयार करना चाहता है या कोई एनिमेशन तैयार करना चाहता है, हाँ। उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज सकता है। जब हम कोई कुछ इसलिए अच्छे से सिखा दो मैम। कोई प्रॉब्लम होती है हमारे सामने, तो जब वो प्रॉब्लम को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर वो मैथमेटिकल इक्वेशंस बन के आती है। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है अलग अलग फील्ड में। बस मैथ्स के साथ क्या है कि हम इसको हर चीज़ को थियोरेटिकली पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस हम वैसे इंडिया में एप्लीकेशन कम ही पढ़ाई जाती है। अगर आप अमेरिकन कॉलेजेस में ये पढ़ रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो थोड़ा सा एप्लीकेशन भी कराई जाती है मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी। तो हम ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं, इसलिए हमें एप्लीकेशंस के बारे में कम पता होता है। लेकिन अप्लाई कौन से करते हैं, अदर फील्ड्स के लोग इसको अप्लाई करते हैं। कोई ब्रिजेस बनाने हैं, कोई कुछ बनाना है, किसी पार्टिकल का मोशन देखना है कि किसी पार्टिकल का मोशन इस टाइप से है, तो उस पार्टिकल के मोशन के रिस्पेक्ट में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व किया जाएगा तो उस मोशन को अच्छे से समझा जा सकता है। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, इसमें तो आप जानते ही हो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो मैं जो बात कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि इसकी जो बेस है वो क्या है कि हमें एक ऐसा फंक्शन पता करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। उस फंक्शन को ढूंढने के लिए सारा काम है। तो डेरिवेटिव अननोन फंक्शन होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। आपने ये जो बोला, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ये जो मैंने लिखा इसको क्या बोलेंगे, इसको आप एक आइडेंटिटी या फॉर्मूला बोल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहली बात तो इक्वेशन होती है एक चीज और एक चीज होती है आइडेंटिटी। क्या मैंने फर्क बता रखा है इसके बीच में? डिफरेंस Yes, बिटवीन ma'am. इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन से पर्टिकुलर किसी वैल्यू के लिए होल्ड करता है, लेकिन आइडेंटिटी सभी वैल्यू के लिए होल्ड सभी करता है। वैल्यूज के लिए होल्ड करती है। जैसे ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ये सभी एक्स के लिए होल्ड करती है। अब y इज इक्वल टू एक्स, ये एक मतलब 2x इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन है। ये x इज इक्वल टू 1/2 के लिए होल्ड करती है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक अननोन फंक्शन चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस की भी अलग अलग टाइप है। सॉल्यूशंस को बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले बोलते हैं कि जनरल सॉल्यूशन, वो क्या होता है, वो सबसे बेसिक सॉल्यूशन है। जैसे कि कोई भी सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी, dy/dx इज इक्वल टू 1, तो आप इसको जब सॉल्व करते हो dy इज इक्वल टू dx, यहाँ से जो सॉल्यूशन निकल के आता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, इसको आप क्या बोलते हो, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की एक खास बात होती है, इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। जनरल सॉल्यूशन के अंदर क्या आता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। तो जनरल सॉल्यूशन कब आएगा, जब बिना कंडीशन के ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन ही दे रखी हो। ठीक है, तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन। अब एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसी जनरल सॉल्यूशन को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे दो। जैसे यहाँ पे अगर हम c को 1 वैल्यू दे दें, तो जो कर्व निकल के आएगी वो होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जिसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया, ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। और वहां सॉल्यूशन कैसे आ रहे थे, फैमिली ऑफ कर्व्स आ रही थी। ठीक है ना, तो ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन और भी एक टाइप का होता है, अभी मैं बताती हूँ आपको। चलो उसको मैं एक बार बाद में बताऊंगी, इससे पहले मैं एक आपको बताती हूँ सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक और चीज बतानी है मुझे। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन होता है
एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं एनवेलप ऑफ द जनरल सॉल्यूशन। अब एनवेलप क्या होता है? एनवेलप मतलब जिसमें आपका लेटर आता है, वो वाला एनवेलप नहीं, दूसरा एनवेलप है मैथमेटिकल। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन देखो, जैसे कि हमने एक इक्वेशन देखी थी, कौन सी वाली लिखूं यहाँ पे मैं आपके लिए, यही लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। इसका सॉल्यूशन निकालो फटाफट से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। टू रूट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यस मैम, 2√y। नहीं, वाई में निकालो, रूट वाई मत छोड़ो, वाई का फंक्शन निकालो पहले, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। y is equal to x square by 2, sorry. यस मैम। ठीक है, तो हमने निकाल लिया जनरल सॉल्यूशन, इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। अब जनरल सॉल्यूशन के ऊपर फिगर्स ड्रॉ करते हैं। जनरल सॉल्यूशन कैसे दिख रहे हैं आपको? आपको लग रहा है कि ये पैराबोलाज ही बनेंगे, और सच में पैराबोलाज ही बनेंगे। इनकी अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से बनेंगे। सी को आप 0 ले लो, इस टाइप का बनेगा। सी को थोड़ा इधर ले लो, सी को कुछ नेगेटिव ले लो, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, हर एक पॉइंट पे बनेंगे ये। सी हर एक रियल नंबर है, ये हर एक पॉइंट पे बनेंगे। मैं तो आपको थोड़े से दिखाए हैं, अगर मैं सारी बनाने लग जाऊं तो ये पूरा जो अपर हाफ प्लेन है ये भर जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू सारी होगी ना। सी जैसे सी को -1 रखा हमने, तो क्या होगा, x-1 का होल स्क्वायर, ये पैराबोला बनेगा। तो सी को आप चेंज करते जाओगे, थोड़ा थोड़ा इधर सरकाते जाओगे, थोड़ा थोड़ा इधर सरकाते जाओगे, तो ये हर एक पॉइंट पे पैराबोला बनेगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? यस मैम। तो मतलब ये काला काला सा हो जाएगा, मतलब ये पूरा येलो येलो हो जाएगा, अपर हाफ प्लेन पूरा कंप्लीट भर जाएगा। तो ये है आपके सॉल्यूशंस। अब इन सॉल्यूशंस की एक कॉमन टेंजेंट है हर एक सॉल्यूशन की, क्या है वो? वाई इक्वल टू 0। y is equal to 0। y इज इक्वल टू 0। अब ये y इज इक्वल टू 0 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हम उस पर बात करेंगे। y इज इक्वल टू 0 को बोला जाता है एनवेलप ऑफ द जनरल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट टू जो भी सारे सॉल्यूशंस हैं, टू ऑल सॉल्यूशंस। ठीक है ना? तो अब वे y इज इक्वल टू 0 में खास क्या है, आप बोलोगे इसमें खास क्या है? y इज इक्वल टू 0 को जरा ऊपर सेटिस्फाई करा के देखो, इसमें क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? dy by dx इज इक्वल टू रूट y, dy by dx इज इक्वल टू रूट यस मैम। सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या ये सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू 0? बिल्कुल होगा। y इज हाँ इक्वल मैम। टू 0 इसको सेटिस्फाई करता है। सॉल्यूशन होने के लिए दो कंडीशन बताई थी मैंने, phi इज अ सॉल्यूशन, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। phi इज अ सॉल्यूशन अगर उसके ये डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें। अब जीरो फंक्शन के तो सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, और वो बस हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल भी है, तो कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है,
तो हम ये बात मैम समझ उसका मतलब एनवेलप भी एक सॉल्यूशन बन जाएगा। एनवेलप भी एक सॉल्यूशन बन जाता है, और इस एनवेलप वाले सॉल्यूशन का एक खास नाम है, इसको बोला जाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। लेकिन एक प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जब हमने इसका सॉल्यूशन सेट निकाला तो जनरल सॉल्यूशन कभी भी एनवेलप नहीं देता। हमें जनरल सॉल्यूशन से पता करना पड़ता है कि कैसे एनवेलप आएगा, कौन सा एनवेलप होगा। मतलब या तो फैमिली ऑफ कर्व से हम पहचाने कि एनवेलप कौन सा होगा। सिंगुलर सॉल्यूशन ऐसे डायरेक्टली नहीं निकलता। या जैसे हमने कर्व ड्रॉ की और कर्व का एनवेलप निकाला, या फिर आप अंदाजा मार लो कि y इज इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अंदाजा मारना थोड़ा मुश्किल होता है, ये तो चलो आसान सी इक्वेशन थी, पर इम्पॉसिबल आपके लिए नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट आपको समझना है कि जनरल सॉल्यूशन सारे सॉल्यूशंस नहीं देता, उसके अलावा भी कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उन सॉल्यूशन को सिंगुलर सॉल्यूशन बोला जाता है। और सिंगुलर सॉल्यूशन तभी बोला जाता है जब वो एनवेलप ऑफ द जनरल सॉल्यूशन बने। तो y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। और दूसरी बात यहाँ पे क्या थी, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो नहीं होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। नहीं हर एक के लिए नहीं होगा, हर एक के लिए नहीं होगा। मैं बताऊंगी आगे जाके किन किन के लिए होगा। यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में खास क्या था, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर है। वैसे लीनियर में होता भी नहीं है, वो हम बातें आगे करेंगे कि किन के पास होता है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि हमने इसका वेरिएबल सेपरेबल से आंसर तो निकाल लिया, पर नॉन लीनियर का असल में ऐसा कोई जनरल मेथड नहीं है जिसको हम लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोई भी जनरल मेथड अभी तक ऐसा नहीं बनाया गया कि हर एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जा सके। तो अगर आपको आगे कहीं रिसर्च में कुछ इंटरेस्ट है ओडीपीडी में, तो आप नॉन लीनियर में ही जाके आगे रिसर्च करोगे, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे सारी ही बातचीत हो चुकी है, सारे उसके मेथड निकल के आ चुके हैं। यहाँ पे तो चलो हमारा वेरिएबल सेपरेबल काम कर गया, पर मैम ऐसी इक्वेशंस भी हो सकती हैं जिनका सॉल्यूशन निकालना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का सिंगुलर सॉल्यूशन y इक्वल टू 0 होगा ना? हाँ, किसका? तो लीनियर है ना? y डैश इक्वल टू y। dy बाई dx इज इक्वल्स टू y, ये बोल रहे हो आप? नहीं होगा कि नहीं होगा यस मैम। इसकी गारंटी हम कैसे लेंगे? पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसके सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं। इसके सॉल्यूशन आते हैं e की पावर x टाइप के आते हैं ना। हाँ, e की पावर x, रेज टू एक्स प्लस सी। t into e raised to x। क्या इनका सी रे सॉल्यूशन बन रहा है? अभी हम चेक करेंगे। हाँ, यही आएंगे ना। यस मैम। तो अभी हम चेक करते हैं कि ये सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन तो बन रहा है, और y इज इक्वल टू 0 जनरल सॉल्यूशन से ही मिल रहा है। पहली बात तो आप ये नोटिस करो कि जनरल सॉल्यूशन से ही y इज इक्वल टू 0 निकल के आएगा। आएगा कि नहीं? c को 0 रख दोगे, c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, तो जनरल सॉल्यूशन ही है। y इज इक्वल टू 0 जनरल सॉल्यूशन से ही निकल के आ रहा है। तो जनरल सॉल्यूशन से जो निकल के आते हैं उनको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, पहली बात। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो हम आगे बात करें। इसका मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता। नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता। सिंगुलर अलग चीज है, पर्टिकुलर अलग चीज है। पर्टिकुलर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैम मैम नैनेस कैसे बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 0 एक सिंगुलर सॉल्यूशन बनेगा c टू द पावर x की? वही मैं भी उनसे पूछ रही थी। नहीं मैम, मुझे मैम लगा उसके वो लिए आप तो मतलब c की पावर x जो फैमिली ऑफ कर्व बनेगा उसका तो टेंजेंट हाँ हाँ, मतलब इन्वर्स होना होगा। और ज्ञानेश को ऐसा लगा। वो तो पहले विजुअलाइज मतलब करो कि एसिम्प्टोट हो c जाएगा। रेज़ टू पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा। कुछ इस टाइप से बनेगा, और नेगेटिव में जाएगा तो ऐसे बनेगा। मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स आपकी ऐसी आएंगी। ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। इसमें y इज इक्वल टू 0 एसिम्प्टोट बन जाएगा, एनवेलप नहीं बनेगा। हाँ, ये y इज इक्वल टू 0 इस सबका एसिम्प्टोट है, एनवेलप नहीं है, क्योंकि ये टेंजेंट का काम नहीं कर रहा है। ठीक है ज्ञानेश? यस मैम। और ये जनरल सॉल्यूशंस है सारे, मतलब इन सबको कलेक्ट करेंगे तो जनरल बनेगा। और किसी एक पर्टिकुलर को लेंगे, जैसे y इज इक्वल टू 0 को लिया या इस कर्व को ले लिया, तो ये बोले जाते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और इसके पास सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है, नो सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। ठीक।
तीन तरह के ही सॉल्यूशन होते हैं। अब इससे ज्यादा भी होते होंगे तो मुझे नहीं पता, बाकी इतने ही हमारे स्कोप में, और हमें तो यही बताए जाते हैं, बुक्स में भी यही लिखे जाते हैं कि तीन तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो नॉन लीनियर में ही कुछ गड़बड़ी मिलेगी, वहीं से कुछ ना कुछ सिंगुलर निकल के आएंगे तो हर नॉन लीनियर के पास सिंगुलर सॉल्यूशन हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आगे थोड़ी बहुत थ्योरी होगी, उसमें भी सिंगुलर सॉल्यूशन आपके काम आएंगे, तो इनको जानना जरूरी था। और मैं क्या बता रही थी, हम्म ठीक है, अब थोड़ी बहुत जनरल सी बातें करेंगे, और उससे पहले एक इक्वेशन देखते हैं, खास इक्वेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मॉड वाई प्लस मॉड वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन अगर हमें निकालना हो, इसका सॉल्यूशन देखो हम कैसे निकालते हैं। देखो, मॉडुलस को दो मॉड वैल्यूज को आप ऐड कर रहे हो, दो नॉन नेगेटिव वैल्यूज को आप ऐड कर रहे हो, और आपको 0 मिल रहा है, तो उन दोनों ही वैल्यूज को 0 होना चाहिए, और दोनों ही जब 0 होगी तो यहां से आपका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जहां से सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल के आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे अल्फा होता, मतलब यहाँ पे 2 होता, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता, इसका सॉल्यूशन, इस टाइप का इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकल के आता, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसकी चलो डिटेल्स मैं कल करा दूंगी, थोड़े प्रूफ्स भी करा दूंगी इसकी, अभी तो मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाकी आप इजीली समझ सकते मैम हो। y इज इक्वल टू -2 भी तो होगा। हाँ, y इज इक्वल टू -2 भी तो होगा। -2 भी होगा। -2 भी होगा, बाकी जो भी प्रोवाइडेड होगा कंडीशन उसके हिसाब से होगा। चलो अभी इसी को देखते हैं। अगर ये इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के पास कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है, पहली बात तो इसके पास कोई भी जनरल सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके पास जो भी इकलौता सॉल्यूशन है उसको बोला जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की टाइप 2 है, टाइप 2। मैंने ऊपर भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन कराया था, उसमें कहा था कि जनरल में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू डाल दे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है, लेकिन ऐसी इक्वेशंस जिनके पास जनरल सॉल्यूशन नहीं होता उनके पास भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, तो उनका जो यूनिक इकलौता सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसी को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल दिया जाता है। मान लो 2 एग्जिस्ट करते हैं तो उसको भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल दिया जाता है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जनरल सॉल्यूशन अनकाउंटेबल होते हैं, और अगर ऐसा कोई यूनिक या कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में टाइप 2 आ गई, ना तो इसको सिंगुलर बोला जाएगा और ना ही ये जनरल सॉल्यूशन है, तो ये क्या होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इस टाइप की इक्वेशंस के। ठीक है, कल मैं यस मैम। इस टाइप की इक्वेशंस के थोड़ी सी डिटेल्स कराऊंगी, जब यहाँ पे कोई अल्फा नॉन जीरो नंबर आएगा तो उसकी डिटेल्स हम कल पढ़ेंगे, बट ये टाइप बताने के लिए मैंने आपको अभी ये बताया है। ठीक है, उसको हम कल पढ़ेंगे। और थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपसे, थोड़ी सी जनरल चीजें पढ़ रहे हैं हम, वाई डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस इक्वेशन में सबसे पहले तो, फिर इसके अंदर मैम फास्ट में करेगा, सेकंड में नहीं करेगा। फर्स्ट में करेगा। यस मैम।
माइनस वाई के बराबर दे रखा था। तो यहाँ से वाई डबल डैश की बात कैसे की आपने? y इक्वल टू c e रेज टू माइनस 6 सोल्यूशन होगा, तो उसका थोड़ा y डबल डैश एग्जिस्ट करता होगा। सबने ऐसे ही किया है? मैंने तो डेरिवेटिव करके देखा, मतलब हाँ, मैंने डी तो टू बाई डी एक्स कर दिया। प्लस डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अभी एक चीज जनरल चीज देखते हैं नानिश। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि वाई डैश एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ वाई डैश एग्जिस्ट कर रहा है ना, ऊपर वाली स्टेटमेंट से वाई डैश क्या है माइनस वाई। तो अगर वाई डैश एग्जिस्ट कर रहा है तो वाई की वैल्यू क्या है, वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डैश। तो वाई डैश एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं इसको डिफरेंशिएट अब कर सकती हूँ, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो अब क्या आ जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश। सवाल ये था कि वाई डबल डैश एग्जिस्ट करेगा क्या, अगर वाई डबल डैश की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी माइनस वाई डैश, और माइनस वाई डैश की वो तो वाई हो जाएगा। वाई बन जाएगा माइनस वाई डैश, हाँ माइनस वाई डैश वाई बन जाएगा। तो पूछा गया था कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। तो यहाँ से निकल के आएगा वाई डबल डैश एग्जिस्ट। सॉल्यूशन निकाल लिया वो भी ठीक है, पर यहाँ से हम इसमें ही मैनिपुलेशन करके भी समझ सकते थे। क्या ये पूरे स्टेप समझ में आए? अब यहाँ पे देखो y डैश इज इक्वल्स टू माइनस मॉड वाई। यहाँ पे क्या दिक्कत है, आप ये फंक्शन जो y डैश है, जो y डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो y डैश को आप फर्दर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो y डबल डैश क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, पूरे r की अगर बात की जा रही है तो ऑन r, अगर आप पॉजिटिव पे बात करते तब तो मॉड वाई वाई ही बन जाता, तो वो एक अलग चीज हो जाती, पर पूरे आर पे जब हम बात करें तो मॉड वाई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता ना। ठीक है, एक सेकेंड। अगर कोई nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जो सॉल्यूशन है उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगा, ये बात की तो गारंटी है, लेकिन उससे हायर का करे ये कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे dy बाई डी एक्स प्लस एक्स मॉड एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस एक्स मॉड एक्स। अब जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा, पहले तो चलो इसकी वैल्यू लिख लेते, ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से भी क्या समझ में आता है कि dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0, है कि नहीं बताओ। ये dy बाई डी एक्स आ रहा है आपका, क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है? रियल एनालिसिस पढ़ चुके हो आप? यस मैम यस, डिफरेंशियल फंक्शन है। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। क्या dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएबल है? चलो ठीक है, इसका मतलब d2 बाई डी एक्स तो एग्जिस्ट करेगा, और वो उसमें लिख भी देती हूँ क्या बनेगा माइनस 2x और 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 0। क्या d2 बाई डी एक्स तो डिफरेंशिएबल है? नो मैम। ये नॉट डिफरेंशिएबल है। अब आपको रुक जाना पड़ेगा, तो अब ये नॉट डिफरेंशिएबल है तो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब एग्जिस्ट नहीं किया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको क्या समझ में आया, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की थी, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे
मतलब y डैश एग्जिस्ट करा, इसकी गारंटी मिल गई, y डबल डैश v1 एग्जिस्ट कर गया, लेकिन उससे हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, तो सॉल्यूशन है, जो भी फंक्शन है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, वो उतने ऑर्डर तक तो बना ही देगा, सेटिस्फाई कर ही लेगा, लेकिन उससे आगे सेटिस्फाई करे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और अच्छी चीज पढ़ते हैं। एक इक्वेशन दी है मैंने आपको, 1/2 y डैश इज इक्वल्स टू y की पावर 1/2, इसका सॉल्यूशन निकालो जरा जल्दी। कंडीशन भी दे दी है साथ में। y is equal to x square है। x स्क्वायर सब तो हो गया। नहीं मैम, कैसे किया? सेपरेट किए होंगे, dy by dx is equals to y raised to power 1/2 अभी हाँ तक। हाँ मैम, मैम किया अच्छा, समझ में आया। अभी तक मैं सिर्फ वही करा रही हूँ, मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी कराऊंगी। अभी वेरिएबल सेपरेबल ही कर रहे हैं। यहाँ से निकाला तो आपको इधर आ गया रूट वाई, इधर आ गया एक्स प्लस सी, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, 0 0 मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही आया था मेरे। मैम मुझे लगा कि सिर्फ नॉन लीनियर लीनियर के लिए होता है वो मेथड। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल जहां भी हो जाए वो हर एक नॉन लीनियर लीनियर सबके लिए होता है। ऊपर भी तो हमने नॉन लीनियर के लिए लगाया था ये मेथड। जिस भी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल हो जाए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उससे सेटिस्फाई कराई जा, सॉल्व की जा सकती है। जैसे ये था, देखो इसको भी हमने उसी से किया था, ये नॉन लीनियर ही थी, ठीक है ना। यस मैम। तो हमने ये निकाल लिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो आप निकाल ही लोगे। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये ही इसका सॉल्यूशन है? मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ, y is equal to 0 when 0 less than equal to x less than gamma, less than equal to gamma लिख लो चाहे, और ग्रेटर देन इक्वल टू गामा के लिए x माइनस गामा होल स्क्वायर, और गामा यहाँ कोई रियल नंबर है। क्या ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को? सिस्टम जो हमारा इक्वेशन दे रखा था इसको,
क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये? हम्म, देखो ये कह रहा है कि 0 पे 0 होना चाहिए, तो 0 पे तो 0 ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है? वाई डैश इज इक्वल्स टू रूट वाई। आप यहाँ से वाई डैश निकालो, वाई डैश निकालोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू एक्स माइनस गामा। यहाँ पे वही कंडीशंस, तो हाँ मैम, ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। वाई डैश बाई 2 निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है? रूट ऑफ वाई के ही तो बराबर है, रूट ऑफ वाई के ही तो बराबर है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कंडीशन भी कर रहा है और इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऑल्सो अ सोल्यूशन। लेकिन ये एक सॉल्यूशन नहीं है, एक से कहीं ज्यादा सॉल्यूशन है। कितने हैं ये? अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये गामा पे डिपेंड करते हैं ना। अब आप कहोगे ये मैं क्या करा रही हूँ, ऊपर सॉल्यूशन निकल गया था, फिर मैंने ये क्या डिफाइन कर दिया, और ये अब मैं क्यों कह रही हूँ कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देखो यहां से आपने एक सॉल्यूशन निकाल लिया था, पर ये एक धोखा है, ये एक धोखा है, क्योंकि असल में सॉल्यूशन उसके इतने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उसके। अब ये कैसे पता चलेगा, आप कहोगे। देखो जब भी ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी हो जो नॉन लीनियर हो, तो वहां थोड़े झोल के चांसेस होते हैं। क्या हो रहा है ये? चलो जो भी है। यहाँ पे एक नॉन लीनियर इक्वेशन थी, नॉन लीनियर को आप वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन उसके सॉल्यूशंस निकालने का कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं होता। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि लीनियर के लिए तो सारे मेथड इजाद कर लिए गए हैं। लीनियर को तो आप जिस मेथड से लगा के सॉल्व करोगे वो वैसे ही सॉल्यूशन देगा और करेक्ट सॉल्यूशन देगा। यहाँ से भी सॉल्यूशन आया, लेकिन यहाँ से सारे सॉल्यूशन नहीं आ पाए, क्योंकि नॉन लीनियर को बस हम सॉल्व कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल और इधर उधर के जुगाड़ लगा के, लेकिन इसको सॉल्व करने का कोई करेक्ट मेथड नहीं है जो हमें सारे सॉल्यूशंस दे दे। इसलिए इसमें थोड़ा सा उसके चांसेस रहते हैं कि आपने सॉल्यूशन निकाल तो दिए, फिर भी हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो आपको कैसे पता लगेगा? हमारे नॉलेज में हमें सिर्फ एक रिजल्ट ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग, वो मैं आपको कराती हूँ, क्योंकि वो रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिजल्ट ये कहता है कि अगर y डैश इज इक्वल्स टू सी वाई रेज टू पावर अल्फा, ये इक्वेशन है, y डैश इज इक्वल्स टू dy बाई dx लिख देती हूँ, dy बाई dx इज इक्वल्स टू c into y raised to power alpha, where alpha is a real number from 0 to 1 open interval and y0 is 0, then इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? has infinitely many solutions। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट है ना, हमें इसका प्रूफ करना है ना कुछ करना है, हमें ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का कुछ होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो अब आप ऊपर से रिलेट करो इस चीज को। ऊपर दे रखा था y डैश इज इक्वल टू, ये सिस्टम क्या था, y डैश इज इक्वल टू 2y रेज टू पावर 1 बाई 2 एंड y0 was 0। तो ये जो अल्फा है यहाँ पे y की पावर में क्या था, ये अल्फा, अल्फा क्या था, लेस देन 1, मतलब 0 से 1 के बीच का नंबर था, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई था, और y0 0 भी था। ये बिल्कुल नीचे वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये रिजल्ट बोलता है कि इस टाइप के इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, और देखो ऊपर आए भी। समझ गए? नहीं तो आपको लगता कि चलो हम कंडीशन लगा रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके तो यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए, और आपको दिखा भी, आया भी यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन वो यूनिक सॉल्यूशन एक धोखा था। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या अब ये बात क्लियर हुई? यस मैम।
यस मैम। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक करते हैं क्योंकि आगे एक नया सा टॉपिक है। ठीक है। क्यों है मैम? हम्म। क्यों है? क्यों है, बस है तो है। नहीं नहीं मैम, यही टॉपिक करेंगे, हम्म। यही टॉपिक करेंगे मैम। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ अब परसों इसको कंटिन्यू करते हैं अच्छे से, बाकी थोड़ा सा रफ्तार में मैम देखिए इसको। हाँ, मैम आपको क्या लगता है इस बार जेएम में लीनियर का वेटेज कितना रहेगा? लीनियर का वेटेज अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत वेटेज तो बढ़ेगा लीनियर का प्रीवियस ईयर्स से। लगभग जैसे 12-13 नंबर का रहता था, अब मुझे लग रहा है 2-3 नंबर का तो बढ़ेगा। मतलब 15-16 आ जाएगा। आ सकता है, 2 नंबर का तो बढ़ ही सकता है इजीली, बहुत इजीली, क्योंकि वो जो सिलेबस कम किया है उसका वेटेज इन सब्जेक्ट्स पे जाएगा जो आप पढ़ रहे हो। एक आकर नंबर का तो हर सब्जेक्ट पे असर पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। तो वेटेज की कोई चिंता मत करो, वेटेज तो अच्छी आने ही वाली है हर सब्जेक्ट में, बस अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, जो टॉपिक है उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, और जो वीक टॉपिक्स हैं उनको 10 जनवरी से पहले देख लो, एक बार अच्छे से कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर फिर भी नहीं होते तो थोड़ा उनको फिर इग्नोर करो, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग है उन्हीं पे फोकस करो ज्यादा। मैम एक बात है हम्म। मैम, रियल तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब वो सीक्वेंस सीरीज और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ये सब। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब वो रवि कह रहा था कि रियल क्रैक नहीं होता है जैम में ज्यादातर, तो इसीलिए चिंता हो रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखो होने को हो भी जाता है हर सब्जेक्ट में। मैं एक बात कहती हूँ कि रियल का वेटेज बहुत ज्यादा है, 40 नंबर के आसपास रियल का वेटेज है, पूरा रियल मिला दे शुरू से। 40 मतलब 40? 40, शुरू से लास्ट अच्छा। तक, सीक्वेंस सीरीज से लेकर लास्ट तक, तो 40 के आसपास मतलब थोड़ा कम भी हो सकता है क्योंकि पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी हटा दी है, तो इतना वेटेज इसका रहता है। अब उसमें से आपका 50% भी अटेम्प्ट हो जाए, उसमें भी इजी क्वेश्चन आते हैं। रियल का बस थोड़ा ये होता है कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल पड़ जाता है कई बार, लेकिन आपका हो जाए, अगर आपने थोड़ा ठीक ठाक कर रखा है तो आप उसमें इजी और एवरेज वाले क्वेश्चन सिलेक्ट करके कर सकते हो। हर टॉपिक में से आपको इजी और एवरेज ही सिलेक्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, हार्ड लास्ट के लिए छोड़ने हैं, शुरुआत में हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है इजी और एवरेज करके जो हमसे हो रहे हैं। ठीक है, और चिंता मत करो, लगातार 4 क्वेश्चन भी नहीं हुए ना एग्जाम में तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, वो आपकी फील्ड के क्वेश्चन नहीं थे। अगर आपसे नहीं हुए तो किसी से भी नहीं हुए, दुबे सर कहते हैं ना, आपसे नहीं हुए तो किसी से भी नहीं हुए, वो वाली बात है। हो सकता है आपसे वो 4 ना हुए हो, और हो सकता है दूसरे वाले से कोई और 4 ना हुए हो, तो चाहे रियल हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन तो हमें पहली बात इजी सिलेक्ट करने हैं। और दूसरी बात, रियल में ठीक है मैम। थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा मैम रहता है फर्क। हम्म। क्या बोला मैम? मैंने कहा रियल में थोड़ा सा फर्क रहता है, थोड़ा सा लेवल हाई होता है, बच्चों को मतलब ऐसा लगता है कि रियल का थोड़ा सा हाई है क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल भी बनाए जा सकते हैं, थोड़े हार्ड भी बनाए जा सकते हैं, पर ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, रियल का वेटेज अच्छा है तो उसमें से मतलब मैम रियल और लीनियर मिलके 50 आ जाता है? हम्म। लेकिन करने तो लगभग सारे सब्जेक्ट है ना, कहाँ से नंबर बने कहाँ से बने ये नहीं पता होता, कहाँ से कितना इजी आए, किसी सब्जेक्ट से ज्यादा हार्ड भी आ सकता है, मान लो ग्रुप थ्योरी ज्यादा हार्ड आ गया, ऐसा भी हो जाता है कई बार, तो इसलिए सारे सब्जेक्ट किए जाते हैं, उसमें रिस्क नहीं लेने की बात होती ना कि रियल और लीनियर करके चले जाए और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, इसलिए हर एक सब्जेक्ट पे हमें देखना पड़ता है। तो कोई चिंता की बात नहीं, कर लो अच्छे से, जो टॉपिक्स हैं अपने वो स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, ओडी तो आपका हो ही जाएगा, और रीमन करा दूंगी मैं अच्छे से। फिर आपको इंटीग्रल करना हो तो मैं उसके ज़रूरी ज़रूरी टॉपिक्स करा दूंगी जो इजी है, जिनसे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं।
ठीक है मैम। ठीक है, ओके मैम। चिंता की बात कोई नहीं है, लेकिन पढ़ते रहो, बस ये है कि अपना लगे रहो लगातार, क्योंकि अगर आपकी जरा सी भी प्रैक्टिस कम हुई तो फिर आप एग्जाम में पीछे जा सकते हो काफी। कंपटीशन तो ज्यादा है, ये बात तो सच है, तो उसको फॉर ग्रांटेड मत लो और करते रहो अपना। टाइम ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करो, अब जितना ज्यादा दे सकते हो मैक्स टू मैक्स टाइम दो इसको। ठीक है। ठीक है मैम। यस मैम।